क्या आप शादीशुदा हैं और पाकिस्तान की ज़िंदगी से परेशान हैं? आपको बहुत मुश्किल लगता है बार-बार ये पानी के टैंकर मँगाना, खाना पकाने के लिए गैस का इंतज़ार करते रहना, लोड शेडिंग, भारी भरकम बिल, स्कूलों की बड़ी-बड़ी फीसें, जिसके बाद छुट्टियाँ ही रहती हैं और अगर पढ़ाई हो भी, तब भी आने वाले वक़्त से आपको डर लगता है कि कॉलेज की फीस स्कूल से भी ज़्यादा होगी, यूनिवर्सिटी की फीस कॉलेज से भी ज़्यादा होगी और आखिर होगा क्या उसके बाद, जब पढ़ लिख कर फ़ारिग हो जाएँगे? कौन-सी लाखों-लाखों की नौकरियाँ पड़ी हुई हैं? इतने लालची लोग होते हैं, कितने किस्म की कहानियाँ सुनने मिलती हैं। आखिर कहाँ से अल्लाह से डरने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो शरीफ भी हों और वेल ऑफ भी, ताकि पाल-पोस के जो बच्चियाँ जवान हुई हैं, उनके आगे की ज़िंदगी भी अच्छी गुज़रे। क्या जहेज़ बनाने के लिए भी आपको तगो-दो करनी पड़ेगी? आज का दौर इतना मुश्किल गुज़र रहा है, जब ये बच्चे बड़े हो जाएँगे, तब क्या होगा? दुबई चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, आए रोज़ पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हुए होते हैं। क्या किसी ऐसे मुल्क नहीं जा सकते जहाँ की शहरियत ही मिल जाए? आबादी है कि बढ़ती ही चली जा रही है, वसाइल है कि वो कम होते चले जा रहे हैं, सैलाब, भूख, महँगाई, शदीद गर्मी की लहर, खुशी-गमी पर इकट्ठे हों, तो अलग कॉम्पिटिशन शुरू हो जाते हैं। हर एक की एक्सपेक्टेशंस आसमान से बातें कर रही होती हैं। पूरा करने निकलो तो जेब खाली। और अगर वो मुकाबला जिसमें बिन चाहे ही इंसान को शिरकत करनी ही पड़ती है, उसमें हार जाए तो शर्म से पानी-पानी होना पड़ता है। जी जनाब, कैसा चल रहा है? क्या कर रहे हैं आजकल? क्या मसरूफियात हैं? बस क्या बताएँ क्या मसरूफियात हैं, ना ही पूछें। बंदा 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहा होता है, वहाँ लोग ज़लील करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इतने नान ले आएँ, दही ले आएँ, पापा मेरा स्कूल का यूनिफ़ॉर्म बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सब बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं, नया यूनिफ़ॉर्म लेना है। असलम बेटा, बिल अदा करने की आखिरी तारीख सर पे आ गई है, अभी तक तुमने बिजली का बिल नहीं अदा किया, वो आकर मीटर काट जाएँगे। उफ़ अल्लाह! पानी का टैंकर खत्म हो गया, कल तो डलवाया था। साइमा तुम क्यों हर रोज़ कपड़े धोती हो? सारा पानी ज़ाया करती हो। मुझे कोसने की बजाय आप लोग कम नहाया करें। एक तो इन मोहल्ले वालों ने तंग किया हुआ है, रोज़-रोज़ आकर बेल बजाते हैं, कहते हैं हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं, हम सब मिलकर सड़क बना रहे हैं। सबको 70-70 हज़ार डालना होगा और अपने खाने के लिए पैसे नहीं है और इन लोगों को आए रोज़ नहीं सूझती है। पापा मुझे भाई डॉगी तंग करता है, बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, मुझे भाई जाते हुए डर लगता है मेरे पीछे। डिंग डोंग, कौन? अंकल वो बोल आई यार है। ये को 50वीं दफ़ा इनकी बॉल आई है। असलम कल से मुझे नहीं पता आपको अगर जल्दी आना पड़े तो जल्दी आए, लेकिन ज़ूबी को खुद स्कूल छोड़कर आया करें और खुद लेकर आया करें। वो मुझे 3 दिन से बता रही है कि जब वो वापस आती तो रक्शे से उतरते ही गली के कोने पर 2 लड़के खड़े होते हैं, उसको घूरते रहते हैं, उससे नंबर मांगते हैं और उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। नाफरमान औलाद, रन मुरीद, जेड़े पासे लाड़ी से लग जाना। सुलेमान साहब के बेटे हर साल उनको कंधों पे उठा के हज कराते हैं। ते साडा पुत्र जेड़े लेवे को जनानी नी कच्छा छड़िया होना। अम्मा जान मुझसे जो बन पड़ता है मैं आपके लिए करता हूँ। तुम्हें हमने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। इंतहाई अहम इत्तलात से आपको आगाह कर दे, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तो नाज़रीन इनमें से कुछ या ये सब की सब आपकी ज़िंदगी की भी हकीकतें हैं और आप बाहर मूव होने का सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस मुल्क में आप जा सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अपनी फैमिली के साथ किसी मगरिबी मुल्क में अपनी ज़िंदगी का एक नया इत्मीनान बख्श और खूबसूरत आगाज़ करें? पक्के-पक्के वहाँ चले जाएँ। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इससे पहले कि आप कोई भी कोशिश करें, आपके सामने जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर आ जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के कम से कम पहले 10 साल किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक सच्ची तस्वीर पेश की गई है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो ख़वातीनो हज़रात जो अकेले हों या शादीशुदा और बाल-बच्चे वाले, अगर पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, तो आने से पहले बाहर की ज़िंदगी का एक हकीकी जायज़ा उनको पाकिस्तान में बैठे-बिठाए मिल जाए, ताकि उनको ये फ़ैसला करने में आसानी हो कि वो बाहर आने के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले रहे हैं और जानते हैं कि किस तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। एक रियल लाइफ केस स्टडी आपको बताने लगा हूँ। आपसे गुज़ारिश है उससे पहले वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने प्यारों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नासिर अमीन साहब ने अपनी मुश्किल मेरे साथ शेयर की। उफ़ अल्लाह! मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा लोग कैसी-कैसी मुसीबतों में फँसे हुए हैं। कहते हैं कि मैं 5 महीने पहले कनाडा आया था और मैंने टोरंटो में एक अपार्टमेंट लिया ऑन $2500 रेंट, मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड करके तकरीबन $2600 उनका बन जाता है। कहते हैं कि मैं इधर आया और 3 महीने से मैं जॉब ढूँढ रहा था। बिल-आखिर मुझे एक जॉब मिली मिनिमम वेज पर। मैंने एक लोकल स्टोर के साथ एज़ अ कैशियर काम करना शुरू कर दिया। अभी 1 महीना हुआ कि उनको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र मिल गई अपने घर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफ़त पे। लंदन से आगे करके कोई एरिया है जहाँ उनको जॉब की ऑफ़र हुई है। तो टोरंटो से लंदन ही तक का जो फ़ासला है तकरीबन 2 घंटे का है और डेली हाईवे से आना-जाना खुद खतरे से खाली नहीं है। तो तकरीबन उनको अपने ज़हन में 2 घंटे 20 मिनट ईदर वे जाना और आना रखना है ज़हन में, अगर वो उस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं। कहते हैं कि इतनी मुश्किलों से, इतनी एप्लीकेशंस के बाद मुझे ये मौका हाथ लगा है। और इसके साथ मैं आपको थोड़ा-सा उनका फैमिली सिचुएशन भी बता देता हूँ। उनके साथ उनकी मिसेज़ और एक बेटा जो अभी 1 साल का है, वो लोग आए थे और मिसेज़ की ज़्यादा तबीयत सही नहीं रहती कनाडा में। अभी तक वो कनाडा के वेदर से एडजस्ट नहीं कर पा रहीं और उनके अपने इमोशनल और फिज़िकल इश्यूज़ चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रही है, एंग्ज़ायटी चल रही है एंड होम सिकनेस, और वो तो अभी तक इसी में है कि हम किधर आ गए हैं, क्या है। बड़ी मुश्किलों से नासिर अमीन साहब ही खींच-खींच कर पूरी फैमिली को मतलब अभी तक चला रहे हैं एंड ऑब्वियसली क्योंकि 1 साल का बच्चा है और मिनिमम वेज पर नासिर अमीन साहब इतना तो अभी कमा नहीं सकते कि बच्चे को किसी डे केयर में डालें कि उनकी मिसेज़ काम कर सके। और मिसेज़ ने पाकिस्तान में भी काम नहीं किया और यहाँ भी इट विल टेक हर अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू टर्म्स विद द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड लाइफ़स्टाइल कनाडा हैज़ टू प्रोवाइड। तो पहले तो वो समझेंगी, तो उसके बाद अगर उनको कहीं कोई मौका मिलता है या कोई उनको समझ में आती है तो वहाँ पर काम शुरू कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा दूर-दूर तक कोई सिनेरियो नहीं है। तो नासिर अमीन साहब को खुद ही सारी चीज़ें करनी है। पाकिस्तान से वो तकरीबन $35,000
$35,000 अपने साथ लाए थे। कहते हैं कि शुरू में जितना हमें जॉब के बगैर यहाँ पर 3 महीने रहना पड़ा, तो 35,000 में से समझ लें कि हमारे पास बमुश्किल $17,000 ही बच गए हुए हैं। 17 इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ, बल्कि लेस देन हाफ ऑफ 35,000, क्योंकि शुरू में उनको ज़्यादा भी पे करना पड़ता है। जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं अपने मुल्कों से कनाडा, उनको कुछ फर्नीचर भी लेना होता है और ग्रोसरी, एंड शुरू में बसिंग एंड ऊबर्स वगैरह पर भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो उनका भी अभी ले देकर टोटल 17,000 बच गया हुआ है। जो आप लीज़ पर लेते हैं अकोमोडेशन, उसका फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट आपको इकट्ठे ही पे करना होता है। तो इस तरह से सिस्टम होता है कि जब आपने छोड़ना होता है तो आप 60 डेज़ पहले इन्फॉर्म करते हैं लैंडलॉर्ड को, और उसके बाद आप छोड़ सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर लीज़ एग्रीमेंट। मतलब कि शिक्कें मुख्तलिफ हो सकती हैं लीज़ एग्रीमेंट्स की, लेकिन एक मैं आपको जनरल जो ट्रेंड चल रहा है वो बता रहा हूँ कि पूरा लीज़ एग्रीमेंट होता है। लीज़ एग्रीमेंट भी साल का होता है, मतलब साल तक आपने उस जगह पर रहना है, भले आपको जॉब मिले ना मिले, जॉब चली जाए, कुछ भी है, वो जगह आपने साल के लिए ली हुई है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फॉर अ ईयर। और अगर साल से पहले उसको छोड़ते हैं तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बेस्ड ऑन आपका लैंडलॉर्ड मानता है या नहीं मानता। बहरहाल ये तो अपने आप में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे अभी $55,000 अ ईयर की जॉब ऑफर हो रही है, जो कि बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम वेज पर काम करने से तो बहुत ही बेहतर है। समझ लें कि उसके डबल मिल रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस के बाद उनको ये काम मिला है जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने यहाँ पर भी बहुत अप्लाई किया था, जितनी ये जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं उनको भी कॉन्टैक्ट किया हुआ था। कहते हैं कि वो मुझे सीवी बनाने में हेल्प कर रहे थे और मुझे गाइड कर रहे थे कि मैं कैसे अप्लाई करूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं किसी भी एम्प्लॉयमेंट सर्विस से अभी तक। कहते हैं कि 1 से 2 में वो गए हैं और वहाँ पर भी वो सीवीज़ वगैरह देते रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास काम होगा कोई तो हम आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, लेकिन लेट्स स्टे होपफुल। तो यही उनकी तरफ से रिस्पॉन्स उनको मिला। तो कहते हैं कि अपने आप से ही कोशिश कर करके मैंने वो मुश्किल एक ये कैशियर की जॉब ढूँढी, लेकिन मिनिमम वेज पर बस मैं यहाँ पर गुज़ारा कर रहा हूँ, और साथ में घर आता हूँ वापस तो बीवी सारा दिन अकेले रह रहकर उदास, परेशान और बेहाल हो रही हैं। उनकी जो बीवी है खदीजा, वो कहती हैं कि ऐसा करें कि आप यहाँ पर अकेले रह लें और मैं चली जाती हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना। सारा दिन आप होते नहीं हैं, मुझे दीवारें खाने को आती हैं। तो नासिर अमीन साहब बात करते-करते इस तरह से वो मुझे महसूस हुआ, बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। मैंने कहा अल्लाह पर भरोसा करें, खैर होगी इंशाल्लाह, सब्र से काम लें। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो सब्र करूँ, लेकिन अपनी बीवी को मैं कैसे समझाऊँ, वो बज़िद है कि मैंने वापस जाना है। अब हम लोग पीआर पर आए हैं यहाँ पर, इकट्ठे अपना ड्यूरेशन पूरा करें, सिटीज़नशिप लें, तब तो किसी मंज़िल तक हम पहुँच भी सकते हैं। अगर बीच में खदीजा चली जाएगी और जैसे वो अभी शुरू में 5 महीने यहाँ पर रही है, तो इसके बाद उसको फिर मनाना मुश्किल होगा यहाँ पर लाने के लिए, और उसके अलावा जितना अरसा वो पाकिस्तान में रहेगी, फिर वो अगेन हमें रिकवर करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो पीआर कंप्लीट करने के बाद फिर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना होता है, फिर उनका ड्यूरेशन कम होगा मेरे से, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि हम ये ड्यूरेशन इकट्ठा ही पूरा करें। लेकिन एक तरफ मैं खदीजा को यहाँ पर रोकने में अपने आप में एक रोज़ाना की झंझट में पड़ता हूँ, और वो भी झूठ नहीं बोल रही, सच में वो बेचारी वीक हो गई, आँखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, उनका हेयर लॉस हो रहा है, खारे पानी और वेदर इफेक्ट्स की वजह से एक्जिमा का प्रॉब्लम भी उनको हो गया है। कितने ही तरह के मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन बहुत स्किन में इरिटेशन रहती है। साथ में बच्चे को भी वो देखती हैं, तो मैं जाकर सारा दिन कैशियर का काम करके घर वापस आता हूँ, तो घर में अलग से मुझे इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें तो अभी तक मसाइल शुरू भी नहीं हुए। असल जो मसला वो बता रहे हैं वो ये है कि कहते हैं कि आप मुझे इतनी अप्लाई करने के बाद एक ऑटोमोटिव सर्विस पर जॉब मिल रही है, मैं इसको अवेल भी करना चाहता हूँ, मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस भी है इसका गाड़ियों का। लेकिन यहाँ पर मुझे मसला ये आ रहा है कि मैं अपना ये टेनेंसी एग्रीमेंट कैसे ख़त्म करूँ। मुझे 5 महीने पहले पाकिस्तान से कनाडा आए थे, 1 महीना तो एयरबीएनबी में रुके और उसके बाद इस अकोमोडेशन में मूव हुए, तो अभी यहाँ मूव हुए 4 महीने हुए हैं। 1 साल का एग्रीमेंट है, मतलब 8 महीने अभी रहते हैं उसमें। तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लैंडलॉर्ड को कैसे मनाऊँ कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलने दें। मेरे पास 1 हफ्ते का वक्त है कि मुझे उस जॉब को जॉइन करना है, बिकॉज़ जो मुझे ऑफ़र हुई है उनको जल्दी है, वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते मेरे लिए। वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का वक्त है, आप हमें जॉइन करें, वरना हमें अर्जेंटली किसी की ज़रूरत है, हमारे पास और बहुत लोग लाइन्ड अप हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी अभी मुश्किल में हूँ, एक तो मुझे अपनी कंपनी को बताना है कि मैं यहाँ से अब जाने वाला हूँ, तो उन्होंने भी कहा हुआ है कि आपको कम से कम 2 हफ्ते पहले हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा जब भी आपका जाने का सिलसिला बनेगा। तो एक तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए भी ऑलरेडी मेरे पास मुश्किल 6 दिन है, क्योंकि वो कह रहे थे कि कल से मुझे जो ऑफर आई है तो 1 दिन ज़्यादा था, तो अभी तक इन्हीं मसाइल में पड़ा हुआ हूँ, तो अब 6 दिन रह गए उनको इन्फॉर्म करने के लिए। उनको खुद से 14 दिन चाहिए, पता नहीं वो भी मानते हैं कि नहीं मानते। और दूसरी तरफ जो कंपनी मुझे ऑफर कर रही है उसने भी मुझे बमुश्किल 1 हफ्ते का वक्त दिया है। तो एक तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को मनाना कि मुझे जल्दी जाने दें, और फिर ये देखना कि मैं कैसे किसी भी तरह से जो नई जॉब ऑफर मुझे मिली है उसको ज्वाइन करूं, या तो मैं अभी फिर ट्रैवलिंग करना शुरू कर दूं रोज़ाना की, क्योंकि 2 घंटा 20 मिनट की ड्राइव है, तो उसमें कम से कम आपको 20 टू 30 मिनट्स और भी ऐड करने चाहिए फॉर कुशन और सेफ्टी बफर। तो रोज़ाना के 2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के, 5 घंटे तो ये निकल गए। इस 5 घंटे की मुसाफत में कितना पेट्रोल खर्च होगा वो तो अभी सोचना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो इतनी ड्राइव डेली कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, और ये सारा एनालिसिस आपको सुनाने समझाने का मकसद यही है कि कुछ लोग, मुझे पता था कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो क्या हुआ, आपका लैंडलॉर्ड अगर नहीं मान रहा, अगर आपको जॉब अच्छी मिल रही है तो आप डेली कम्यूट करें जब तक कुछ और महीने नहीं गुजर जाते या कोई और सिलसिला नहीं बन जाता। तो उनको मैं पहले से ही जवाब दे देना चाहता हूँ कि भाई रोज़ाना 5 घंटे ड्राइव करना आसान नहीं है, वो भी हाईवे के ऊपर, और फिर उसकी जो पेट्रोलिंग की कॉस्ट आती है उसको अपनी लगी बंधी आमदनी में से पहले माइनस करें, उसके बाद जो बचे खुचेगा उसमें आप गुजारा करें।
तो आप सोचें कितनी मुश्किल में है ऐसा बंदा जिसको सुबह 4:30 बजे उठना हो और 7:30 बजे वो वापस आए और 7:30 से 11 बजे तक का टोटल वक़्त हो जो वो अपनी फ़ैमिली के साथ स्पेंड कर सकेगा। ये बमुश्किल 3.5 घंटे हैं। और ऐसे में बीवी बेचारी की क्या लाइफ़ है, जो अपने शौहर के साथ होते हुए भी सारा दिन उससे दूर है और 3.5 घंटे जो बमुश्किल उसको अपने शौहर के साथ मिलते हैं, उसमें उसको वो अपने दुखड़े सुनाए या वो उसकी ढारिस बंधाए। उसमें उसको अपनी बीवी की भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी है, उसको थोड़ा फैमिली के लिए टाइम निकालना है और 10 तरह की चीज़ें हैं जो खुद अरेंज करनी होती हैं। मतलब ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा सिर्फ जॉब के लिए ही है और घर में आओ तो घर में और कोई काम नहीं है। जब उनकी बीवी के पास खुद भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जैसा कि बताते हैं कि वो ज़्यादा बाहर जाने की आदी नहीं है, इस तरह का उनका एक्सपोज़र नहीं रहा तो उनको घबराहट होती है खुद से बसिंग करते हुए भी। तो सौदा सलफ लाना भी और घर की 10 चीज़ें देखना भी जब आप अपने फैमिली को लेकर एक नए मुल्क में आते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रोज़-रोज़ उठती हैं। एक रोज़ कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई अभी जैसे उनकी बीवी का भी मेडिकल चेकअप्स भी चल रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको लेकर जाना, लेकर आना और कोई बंदा नहीं है जिस पर वो काउंट कर सकें। तो कहते हैं कि उबर्स में भी मेरा इतना पैसा खर्च हो गया है क्योंकि थोड़ा-सा भी डिस्टेंस होता है, उसके आसानी से 17 से $20 बन जाते हैं ईदर वे। लेकिन सबसे बेहतर यही होगा अगर हम किसी तरह से इस अकोमोडेशन को छोड़कर खुद ही उस शहर मुंतकिल हो जाएँ जहाँ से मुझे ऑफ़र आ रही है, लेकिन इतना मुश्किल है लैंडलॉर्ड को मनाना। अभी 8 महीने बाकी हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे से 2 की बजाय 3 महीने का रेंट ले लें, जो $7800 मुझे पे करने हैं उनको। अगर वो 3 महीने भी रेंट लेकर मुझे बाकी का एक्सक्यूज़ कर दें, मुझे जाने दें, तो यहाँ पर मुझे 7800 अलग पे करने पड़ेंगे बिकॉज़ नॉर्मली क्या होता है कि 60 डेज़ का नोटिस देना होता है। 60 डेज़ मीन्स के 2 महीने। लेकिन अगर ये टेनेंसी एग्रीमेंट पूरा करने मतलब साल पूरा करने के बाद हो तब कम से कम आपने जो आखिरी महीने का है वो पहले से दिया होता है तो आपको सिर्फ एक ही किराया पड़ता है। लेकिन इस केस में जब अभी उनका लीज़ एग्रीमेंट चल रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैंने लैंडलॉर्ड को बताया है कि मैं जाना चाहता हूँ और अभी कल ही मुझे ऑफ़र आई है, तो 1 दिन में तो मैं इंतहाई ज़हनी इंतशार का शिकार रहा हूँ। बहरहाल मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बताया है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। मैंने उनको मैसेज किया था कल रात को 9 बजे, तो अभी सुबह 6 बजे मुझे उनका रिप्लाई है कि आई एम आउट ऑफ द कंट्री, आई कैंट हैंडल एनीथिंग नाउ। तो वो कह रहे हैं कि अब पता नहीं वो कब वापस आएँ, कब मैं उनसे बात कर पाऊँ और फिर वो माने, ना माने, मुझे जाने दें या ना जाने दें। तो मैंने उनसे कहा कि आप 3 महीने का क्यों सोच रहे हैं एनीवे कि लेट्स से अगर वो आपको जाने देते हैं तो आपसे 3 महीने का किराया लेंगे। कहते हैं कि शुरू में बात हुई थी जब मैं इस अकोमोडेशन में मूव हो रहा था, मैंने उनसे पूछा था अगर किसी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ जाए, वो कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ईयर, आई डोंट नो। तो उस वक़्त मैं तो इतना मजबूर था, मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं थी, तो मुझे ये लेनी ही पड़ी क्योंकि यहीं से मुझे मौका मिल रहा था किसी अकोमोडेशन में मूव होने का। एयरबीएनबी खुद रोज़ाना कितने पैसे खाई जा रही थी, तो मुझे तो बस कैसे भी करके यहाँ पहुँचना ही था। लेकिन उस वक़्त उन्होंने कहा था कि अगर आप जाते हो तो अव्वल तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फुल ईयर, लेकिन इन एनी केस इफ़ यू लीव अर्लियर देन जस्ट पे मी द रेंट ऑफ अ कपल मंथ्स। तो कपल मंथ्स का तो मतलब कम से कम भी अगर लगाएं तो 3 महीने होते हैं, वरना वो कह सकते थे कि 2 मंथ्स या लास्ट मंथ, उन्होंने कहा कपल मंथ्स। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। हालाँकि इतनी जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया तो इतनी मुश्किल से मुझे एक जगह से ये कॉल आई तो इन्होंने मुझे रखा है। तो अगर मैं इसको जाने देता हूँ तो मिनिमम वेज पर खुद से गुज़ारा करना इतना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है जिसकी हद नहीं। बस समझ लें कि हम सिर्फ़ किराया ही दे पाते हैं और बहुत ही हम सोच-सोच कर खाते-पीते हैं, तभी हमारा बस अभी सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान में एक गाड़ियों के शोरूम पर काम करता था, तो वहाँ पर हमारा ठीक ही चल रहा था सिस्टम, लेकिन एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम था, मसाइल थे। फिर ये अप्लाई किया हुआ था काफ़ी अरसे से, तो बिल आखिर आने का मौका मिला, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर अब हमें इतनी मुश्किलात हो रही हैं। मैंने कहा, "आपको पड़ी क्या थी कि आप टोरंटो में रह रहे हैं और आपने लंदन में जॉब ढूँढी?" कहते हैं, "तो मैं क्या करूँ? 5 महीने मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। मैंने इतनी जॉब्स अप्लाई की जिसकी हद नहीं, बमुश्किल ये कैशियर की जॉब मिली जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपना होराइज़न थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, हो सकता है दूसरे सिटीज़ में अप्लाई करूँ तो मुझे कहीं से कॉल आ जाए। वही मैंने किया, अपना होराइज़न एक्सपैंड किया, तो तब जाकर मुझे ये जॉब की कॉल आई। तो मैंने ऑनलाइन ही इंटरव्यू दिया, लेकिन अब जब मुझे ऑफ़र हो रही है तो अब तो फिर जाना पड़ेगा, अगर मुझे इस ऑफ़र को अवेल करना है। तो इस वजह से मैंने टोरंटो में रहते हुए लंदन में जॉब ढूँढी है, क्योंकि टोरंटो में मुझे कोई और मिल ही नहीं रही थी। तो नाज़रीन, इनकी सिचुएशन सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। आप लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको ऐसे मसाइल बताता हूँ कि मैं आपको समझ लें कि कनाडा की एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी हरगिज़ ये कोशिश नहीं होती। मैं तो खुद यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन ये जो मसाइल है ना, ये रियल मसाइल हैं। जैसे कनाडा में हम लोग जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, उनको 1 साल से कम लीज़ पर कुछ मिलता ही नहीं। ये चीज़ खाली कनाडा में नहीं है, दुबई में भी ये चीज़ ऐसे ही थी कि 1 साल से कम लीज़ पर आपको कोई जगह मिल ही नहीं रही। तो 1 साल में तो क्या कुछ हो जाता है, ज़िंदगी बहुत से हिचकोले खाती है, बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है, इंसान की जॉब रहे ना रहे, वो जिस जगह रह रहा है, वहाँ रह सके ना रह सके, लेकिन आप 1 साल के लिए बाउंड हो जाते हैं कि वहीं पर आपको रहना है और उसके किराए आपको देने हैं और किराए खुद से कोई सस्ते नहीं होते। तो ये एक रियलिटी है। यहाँ पर जब आप आएँगे, आप बस सोचते हैं कि इतने प्यारे-प्यारे घर हैं, हम पाकिस्तान से मूव करके वहाँ जाकर रहेंगे, ना पानी का मसला होगा, ना गैस का मसला होगा, वेल कंडीशन्ड घर और इतनी प्यारी जगह। लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल का एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन साल से पहले भी आप सर्टेन कंडीशंस में ब्रेक कर सकते हैं अपना लीज़ एग्रीमेंट, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपको एलटीबी को भी इन्वॉल्व करना पड़े, मतलब लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड। हो सकता है आपको दुश्वारी पेश आए, जैसे अभी नासिर अमीन साहब को पेश आ रही है, आपका लैंडलॉर्ड अकोमोडेटिंग हो ना हो, तो बहुत से मसाइल होते हैं। और फिर अगर आप जल्दी छोड़कर जाते हैं, तो आम तौर पर ये होता है लोगों के साथ कि उनसे कुछ महीनों का किराया माँगा जाता है कि मतलब आप इधर रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, ये किराया हमें देकर जाओ। ठीक है, बाकी पूरे ड्यूरेशन का ना दो, लेकिन कुछ महीनों का हमें देकर जाओ।
तो वो किराया आप सोचें इतना मुश्किल होता है पे करना, कम से कम मतलब अपार्टमेंट की ही बात करें तो 2600 का अगर अपार्टमेंट इनको पड़ रहा है, 3 महीने का रेंट भी $7800 है। और दिस इज़ ऑलमोस्ट द मिडल रेंज ऑफ रेंटल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आमतौर पर तो अगर आप टाउन हाउस की बात करें, तो 3000 से कम तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको चंद महीनों का पे करना पड़े, ऑलरेडी आपके पास लिमिटेड बजट हो, तो कितने मुश्किल हो जाती है इंसान को। तो ये एक रियलिटी है, मैं आपको बनाकर खुद से बताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है कि आपको 1 साल का लीज़ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, फिर वहीं पर आपको कोई जॉब ढूँढनी पड़ेगी। अगर आपको कोई अच्छी जॉब कहीं और मिल जाती है, तो वो जॉइन करने में इतनी दुश्वारियाँ होंगी कि यू माइट जस्ट लेट गो ऑफ दैट अपॉर्च्युनिटी एंड कीप मेकिंग द मिनिमम वेज दैट यू आर डूइंग उस जगह पर रहते हुए। हर लीज़ एग्रीमेंट ही साल का नहीं होता, लेकिन मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया है। ये खुशकिस्मती है अगर किसी को ऐसा लैंडलॉर्ड मिल जाए जो साल से कम लीज़ एग्रीमेंट या मंथ बाय मंथ बेसिस पर आपको मूव इन होने दे। लेकिन शुरू में जब लोग आते हैं तो उनके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री एंड नो प्रायर एक्सपीरियंस इन कनाडा। तो कोई उनका ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि प्रोस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड्स उनको ट्रस्ट करके उनको फ़ौरन घर दे दें किराए पर। तो इंसान ना सिर्फ अपनी जो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, बल्कि उसका इक्वेशन भी ख़राब हो रही होती है, लैंडलॉर्ड के साथ भी, एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के साथ भी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। दिस मूवमेंट इज़ नॉट ईज़ी। इंसान सोचता है बस कनाडा जाऊँगा, एक जगह अप्लाई करूँगा, जॉब मिल जाएगी, साथ में अप्लाई करता रहूँगा, कहीं और से मुझे ऑफ़र आ जाएगी, वहाँ मूव आउट कर जाऊँगा, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। थिंग्स आर ईज़ियर सेड देन एक्चुअली डन। जब आप यहाँ पर आते हैं और चीज़ों को देखते हैं और करते हैं, तो टू लिव थ्रू दोज़ मोमेंट्स एंड टू जस्ट सी इट फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक अ पर्सपेक्टिव एंड थिंक अबाउट इट वेरी पॉजिटिवली इज़ वेरी ईज़ी। तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं यहाँ के। अपना घर लो तो इंसान अलग मॉर्टगेज की झंझट में फँस जाता है, और रेंट पर रहते हुए अलग तरह के मसाइल होते हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं नासिर अमीन साहब को क्या कहूँ ऐसे में, जब सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार का शिकार हो गया हूँ उनका ये मसला सुनकर। और ये तो समझ लें कि जो लोगों के साथ मसाइल पेश आते हैं, उसका फ्रैक्शन भी नहीं है ये प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज जस्ट अबाउट हिम डिसाइडिंग वेदर ही कैन जॉइन द न्यू जॉब और नॉट। अभी तो ही इज फॉर्चुनेट कि उनको एक जॉब मिली हुई है और दूसरी की ऑफर हो रही है। लोगों को तो पहली जॉब की ऑफर ही नहीं आ रही होती। तो बहरहाल बहुत मुश्किलात हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि उनको मैं क्या मशवरा दूं। और वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि भाई क्या करें। नासिर अमीन साहब एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं जॉब पर, और जो नई जॉब है उसको ज्वाइन करने में इतने मसाइल हैं, एंड ही इज इन द मिडिल ऑफ द मंथ एंड टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं उनको क्या मशवरा दूं। आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए प्लीज़, मेरी भी रहनुमाई हो और नासिर अमीन साहब की भी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो।